दोस्तों नमस्कार। आज हम हिंदी अनिवार्य में काव्यखंड का पहला लेसन जो है पढ़ेंगे। इसमें कवि हरिवंश राय बच्चन के सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। कवि हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1907 इलाहाबाद में हुआ। इनकी जो रचनाएं प्रमुख रचनाएं वो है मधुशाला जो 1935 में प्रकाशित हुई। फिर है मधुबाला जो 1938 में इनकी प्रकाशित हुई। फिर मधुकलश हैं वो भी 1938 में ही प्रकाशित हुई। निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, संतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने, झरोके, कुटी कुटी, कड़िया, काव्य संग्रह, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, दरदार से सोपान तक, इनकी ये रचनाएं। इसके अलावा आत्मकथा को 4 भागों में बांटा गया। हेमलेट, जंगित, मैकबेथ। अनुवाद जो है इनका प्रवासी में है। प्रवासी की जो डायरी है उसके अंदर देखने को मिलता है। उनका पूरा वाडियन जो है बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है। इनका निधन 2003 में मुंबई में हुआ। पूर्व चलने की बटोरी बाट की पहचान कर लें। 1942 से 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ये प्रधानाध्यापक के कार्यरत रहे और आकाशवाणी के ऐतिहासिक कार्यक्रम में संबंधित, फिर विदेश मंत्री में भी हिंदी विशेषज्ञ रहे और इन्होंने महायुद्धों के बीच मध्य वर्ग के विकल मन को बच्चन ने वाणी का वरदान दिया। उन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता के बजाय सीधी सादी जो है जीवन भाषा को अपनाया और संवेदनशीलता गैर शैली में अपनी बात को उन्होंने कहने का प्रयास किया। उनके व्यक्तित्व जीवन में घटी गई घटनाएं की सहज अनुभूति और ईमानदारी अभिव्यक्ति बच्चन जी के यहाँ कविता के रूप में जो है प्रकट होती हैं। यह विशेष हिंदी काव्य संसार में उनकी विलक्षण लोकप्रियता का मूल आधार बनी। मध्ययुगीन फारसी के कवि उमर ख़याल का मस्तानापन और हरिवंश राय बच्चन जी का जो प्रारंभिक कविताओं के अंदर जो विशेषता है उनकी मधुरता है। मधुशाला में एक अद्भुत अर्थ विस्तार देखने को मिलता है। जीवन एक तरह का मधुकलश है और दुनिया मधुशाला है। कल्पना की और कविता का प्याला जिसमें डालकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। कविता का एक बूंद जीवन का एक घूंट है। पूरी तमन्ना से जीवन का घूंट भरे कड़वा खट्टा भी सहज भाव से स्वीकार करे तो ये अनंत तक रहेगा। हम जो इनकी जो रचनाएं पढ़ने वाले हैं, देखिए कई बार पूछा जाता है कि हरिवंश राय बच्चन किस प्रकार के कवि हैं, तो वह हालावादी दर्शक के कवि रहे यानी छायावादी युग के रहे, लेकिन इनको हालावादी दर्शन के कवि माना जाता है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि उनकी युग बहुत संबंधित कविताएं जो बाद में लिखी गई हैं उनका मूल्यांकन अभी तक कम ही लोगों ने किया है। बच्चन का कवि रूप सबसे विख्यात हैं और उन्होंने अपने कहानी, नाटक, डायरी आदि के माध्यम से अपनी आत्मकथा भी उन्होंने लिखी है जो ईमानदारी और आत्मस्वीकृति और पर्जर शैली में पठनीय बनी हुई है। यह उनकी कविताएं आत्मपरिचय तथा गीत संग्रह विशाल निमंत्रण का एक गीत दिया जा रहा है जिसके अंदर अब जनता दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है। समाज में व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा होता है यानी जग जीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं है। दुनिया अपने भाग्यवान यानी शासन प्रशासन
से चाहे जितना कष्ट दें, परंतु दुनिया से कटकर मनुष्य नहीं रह नहीं सकता है, उससे अलग होकर रह नहीं सकता, क्योंकि उसकी अपनी एक अस्तित्व, अपनी पहचान होती है, अपना अस्तित्व होता है, उत्साह उसका परिवेश है। और उसकी दुनिया जो है अपना परिचय देते हुए यहाँ कवि जो है बताना चाहते हैं कि दुनिया से अपनी द्विविधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों को भी प्रकट करता है। और पूरी कविता का सारांश एक पंक्ति में यह बनता है कि दुनिया में मेरा कवि का जो संबंध है वो प्रतिकल्प का है, मेरा जीवन यानी कवि का जो जीवन है वो सामंत है, और उन्माद में अवसाद, रोदन में राग, शीतल वाणी में आग और विरुद्ध का विरोधाभास का सामंजस्य भी यहाँ पर देखने को मिलता है। कवि दीवानों की तरह, यानी दीवानों का जीवन व्यतीत होता है, उसी प्रकार से अपने आप को बताता है। और दुनिया में हूँ, दुनिया का अलगाव नहीं हूँ, दुनिया के अंदर है लेकिन दुनिया संसार में होते हुए भी उस संसार से अलग है। बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ, यानी अगर बाजार से तो वो कोई भी चीज़ मतलब ऐसी नहीं कि हर बाज़ार में दिखने वाली हर चीज़ खरीदार होती है। जैसे कुछ उन्होंने कई ऐसे किस्से जो है इसमें पैदा किए हैं। और छायावाद तौर का गीति काव्य का प्रण भी जो है किसी असंभव आदर्श की तलाश में सारी दुनियावादी ठुकरा कर वह अपने ही भाव, यानी अपने जो मस्ती का जो भाव है उसी भाव में हमेशा बहते रहते हैं। प्रीति कलश का यही वितान और विरोधाभास का यह विग्रह इसके अंदर देखने को मिलता है। निशा निमंत्रण से उद्धत गीत में प्रकृति के दैनिक परिवर्तन के संदर्भ में प्राणी वर्ग, विशेषकर मनुष्य के जो हृदय की जो बात है वो सुनने की व्यात्मक कोशिश हुई है। बहुत ही सरल स्वभावयुक्त बिंबों के जरिए जो है बड़ी रोचक और अगोचर सत्य की जो कहानी है उसको प्रकट किया गया है। बच्चन की जो अलग विशेषता है वह गीत उसका एक बेहतर नमूना है, और किसी प्रकार का आलम या विषय से भावी साक्षात्कार आश्वासन ही हमारे प्रयास के पंगों की गति में चंचल तेजी भर देता है, अन्यथा हम शिथिलता और फिर जड़ता को प्राप्त हो जाते हैं, अभिषिक्त हो जाते हैं। गीत इस बड़े सत्य के साथ समय के गुजरते जाने के साहस में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजर जाने का जलसा भी रखता है। आइए हम कविता पढ़ते हैं। आत्मपरिचय। मैं जग जीवन का पार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। अब इसमें हम शब्दार्थ देख लेते कि आप यहाँ पर देख रहे हैं झंकृत का मतलब होता है झंझनाट कर, यानी किसी ने उनको छू कर बजा दिया हो। तार यानी तारों का जो है बाजा, एक जो वीणा होता है उसके तार। स्नेह सुरा का मतलब होता है प्रेम रूपी शराब। जग का मतलब होता है संसार। आइए इसको भावार्थ देखते हैं। इसकी प्रसंग वाक्य के तौर पर अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें प्रस्तुत काव्यांश कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित हैं, जो आत्म परिचय कविता से उद्गत हैं। इसमें कवि ने अपने जीवन के जीने की शैली का परिचय दिया है। यह हमारा होगा संदर्भ और प्रसंग के अंदर हम ये लिख सकते हैं। इस पंक्तियों का भावार्थ समझते हैं हम। कवि कहना चाहता है कि मैं इस सांसारिक जीवन का बाहर अपने ऊपर लिए फिरता है। इस तरह की जो विशालता है होने के कारण भी
मेरे जीवन में विवस्था, मतलब एक तरह की व्यवस्था है कि जीवन में रहकर जीवन का जो भार है वो अपने ऊपर कवि लेकर घूमता है संसार में। तो इस प्रकार की व्यवस्था होने के कारण भी मेरे जीवन में सभी के लिए क्या है, प्रेम है। यानी कवि के जीवन में सभी के लिए प्रेम और स्नेह भरा हुआ है। किसी प्रिय ने मेरे हृदय की कोमलता, यानी जो कोई उनको प्रिय लगने वाला जो प्रिय है, उसने जो है उनकी कोमल भावनाओं को छूकर जो है स्पष्ट कर कर हृदय रूपी वीणा के तारों को जो है झंकृत कर दिया है। इसी प्रकार अपनी सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ, जग जीवन में फिरता रहता है। यानी कवि इस प्रकार के जीवन के जो सांस है, यानी आने जाने की जो मतलब हम जो सांस लेते हैं और वापस छोड़ते हैं, उन्हीं को यहाँ पर वीणा के तारों के समान बताया गया है। कवि बच्चन कहते हैं कि मैं प्रेम रूपी शराब को पीकर मस्त रहता हूँ। एक मतलब अपने ही एक दुनिया में जो मस्ती के आलम में लेखक हमेशा रहता है और इसी मस्ती में इस बात का विचार कभी नहीं करता जैसे लोग मेरे संबंध में क्या कहेंगे, जैसे लोग उसके बारे में क्या कहेंगे, मेरे संबंध में क्या सोच रहे होंगे, इन सभी चीज़ों का वो ध्यान नहीं रखता। मैं इस बात की चिंता नहीं करता हूँ, यानी लेखक इन चीज़ों की चिंता नहीं करता। ये संसार जो होता है उन्हें केवल पूछता है ना, अर्थात मतलब प्रश्न करने के लिए व्यक्ति सामने कुछ भी कह देता है ना, जो व्यक्ति को अच्छा लगे उस प्रकार से वो प्रशंसा के रूप में कहा जाता है। जो उनके कहने पर चलते हैं, उनके अनुसार गाते हैं, किंतु लेखक जो है अपने मन की भावनाओं के अनुसार गाता है तथा कविता में अपने ही मनोभावों को अभिव्यक्त कर रहे हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि कवि जो है संसार में जग जीवन के अर्थात यानी संसारिक जो सुख दुख हैं उनमें प्रेम में अपने जीवन के दायित्व का भार भी उसके ऊपर है और प्रेम में जीवन के कारण प्रियजन के अथवा उनके जो प्रेमी हैं, उनके जो सगे संबंधी हैं, उनमें से किसी ने छूकर उनके वीणा के स्थान पर जो झंकृत यानी जो शब्द का प्रयोग हुआ है तो उनको छूकर किसी ने उन तारों को छेड़ दिया है। तो सामाजिक भावना उनके अंदर उभर आई है। सभी के प्रति प्रेम भाव लेखक के हृदय में सदा रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो मस्त रहता है, अपने हाल में मस्त रहा। उसे प्रेम रूपी जो नशा जो होता है उसमें ही वह हमेशा रहता है और इसीलिए मधुर स्नेह को उसने कवि ने जो है यहाँ पर सुरा कहा है। कवि जो है अपनी प्रेरणापूर्वक भावनाओं का भी ध्यान रखता है तथा सदैव अपने जीवन लक्ष्य का चिंतन भी किया करता है।